हम कहते हैं कि जो है हमारे देवी देवता विराजमान हैं। तो ऐसे देश में ये कहाँ से बात उठी कि हम गौ हत्या कर कर जो है उसका बीफ खाएंगे, और उसके लिए भी एक आंदोलन चल उठेगा कि भारत में बीफ खाया जाएगा, और सरकार, वर्तमान सरकार को ये कहना पड़ जाए कि गौशालाएं खुलवाई जाएं जहाँ पर गौ माताओं को संरक्षित किया जाए उनको, क्योंकि ये कहा जाता था कि सड़कों पर गाय घूमती रहती हैं, वहाँ से लोग उसको, अगर मांस नहीं खाया जाए तो क्या गाय हो जाएंगी। ऐसा नहीं था। हमेशा क्या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल ना हो, कहने का मतलब कमाऊ पूत ना हो, तो क्या आप उसको काट के फेंक देते हैं? ऐसा नहीं होता ना। तो जब तक दूध देती रहे आप उसका पालन पोषण करें और उसके बाद उसको सड़क पर छोड़ दें। ऐसी हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति कभी नहीं रही है। और मुझे भी याद है कि हमारे भी गांव में एक गाय थी जिसने कभी दूध नहीं दिया, कभी उसने ना, आप जाते हैं, जन्म नहीं दिया तो दूध भी नहीं दिया, पर हमेशा ही वो जब तक जीवित रही वो हमारे घर के आगे, मतलब द्वार पर वो बंधी रही, और उसको जो भी उसका भरण पोषण था वो होता रहा। तो ये हम कहाँ से, हमने ये अपनी मानवीय संवेदनाएं खो दी कि हम जो है गौ हत्या के लिए हमको अभियान चलाना पड़ रहा है, उसको गौ हत्या बंद की जाए। और ये भी एक बड़ी विडंबना है कि हम बीफ एक्सपोर्टर भी हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता भी हमारे पर्यावरण में संतुलन बनाने का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। फिर बात आती है जल संरक्षण की। जो पोखर हैं, आप अभी अहिल्याबाई होलकर जी की हमने त्रिशताब्दी समारोह मनाया है, और 31 मई को उनकी जन्म जयंती थी। तो उन्होंने बहुत धर्मशालाएं, गौशालाएं, साथ ही साथ ये जो भी जल संरक्षण की बावड़ियां हैं, इन सब का निर्माण किया। तो क्यों हमारे आज के जो, हम राजा नहीं कहेंगे, राजशाही शासन नहीं चल रहा है, पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है, पर जो रूल कर रहे हैं वो क्यों नहीं इस दिशा में सोचते हैं कि उनका प्रथम कार्य ये है कि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, हमारे जो प्रकृति जिस पर हम निर्भर हैं उसका संरक्षण हो। करोड़ों का बजट जो है गंगा को स्वच्छ रखने में खर्च हो जाता है, पर वो कहाँ चला जाता है, क्यों गंगा अभी भी स्वच्छ नहीं हो पा रही है। ये सब जब हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो इस पर भी हमको चिंतन मनन करना पड़ेगा। और हमारी छोटी छोटी, बड़ी बड़ी बातें तो हम कर रहे हैं, पर छोटी छोटी बातों पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऊर्जा है उसका संरक्षण करें, बिजली को फालतू में ना जलाएं, फिर साथ ही साथ जल को वेस्ट ना करें। जो काम एक बाल्टी में चल सकता है उसमें 10 बाल्टी पानी हम ना बहाएं, और नल को खुला ना छोड़ें। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हम लोग, क्योंकि एकेडमिशियन हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हम खुद तो उसका पालन करें, पर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके बीच ये बातें ले जाएं NSS NCC के माध्यम से, और साथ ही साथ ऐसे भी अपनी क्लास में भी उनको ये बातें बताएं, तभी उनको इन बातों का महत्व पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि हम हैं, अगर प्रकृति है तो हम हैं। क्योंकि जो पंचभूत तत्व आप कहते हैं तो कि उसी से हमारा शरीर बना हुआ है और उसी में मिल जाना है, तो इसका मतलब हम इतना महत्व देते हैं उस प्रकृति को। और ये अगर हम जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये जानते होंगे कि सभी एक एटम, न्यूक्लियस, ये सब है, हर चाहे वो प्रकृति की कोई भी जीवाश्म हो, उनसे लेकर सब में वो विद्यमान है, और जो है उसी से सब बना हुआ। जब एक भ्रूण भी जन्म लेता है तो वो भी एक सिंगल सेल से उसकी शुरुआत होती है, और वो एक जीव के बच्चे के रूप में, फिर वो एक भ्रूण के रूप में, फिर बच्चे के रूप में, और फिर एक मनुष्य के रूप में वो होता है। तो एक मनुष्य होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की, जो हमेशा किसी पर अत्याचार करने, किसी से लालच में दोहन करने, क्योंकि जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका ओवर यूटिलाइजेशन या मिस यूटिलाइजेशन जो है नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर डेवलपमेंट करना है तो अंडर यूटिलाइजेशन भी लोग कहते हैं कि नहीं करना है, पर जब हम
पोषणीय विकास की बात करते हैं। अर्थशास्त्री होने के नाते हम जानते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, पर विकास के साथ साथ हमें पोषणीय विकास की ज़रूरत है कि अगर हम जब विकास के लिए कोई पुल बनाना है या कोई सड़क बनानी है, तो अगर उसके लिए वृक्ष काट रहे हैं तो हमें ऑल्टरनेटिव व्यवस्था ये करनी चाहिए कि हम उन वृक्षों को कहीं रिप्लेस कर सकें। जो हमारी नदियां हैं उनके तटों पर वृक्षारोपण हर साल बात होती है, हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, उस दिशा में कार्य भी हो रहा है, पर उसको और बृहद रूप से हमें